सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां मौत भी अंत नहीं है, जहां पेड़ आत्माओं को जोड़ते हैं और जहां इंसान बनने की कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। ये कहानी है पेंडोरा की, जहां पानी, जंगल, आग और आत्माएं सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। और आज की कहानी आपको बताएगी कि असली ताकत हथियारों में नहीं, कनेक्शन में होती है। फिल्म की शुरुआत होती है लुवाक से। इस वक्त लुवाक पानी के नीचे ट्री ऑफ सोल्स के पास शांति से बैठा होता है। चारों तरफ एक रहस्यमयी माहौल होता है। लुवाक अपनी आंखें बंद करता है और ट्री ऑफ सोल्स की ताकत की मदद से अपने मरे हुए भाई की आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। कुछ ही पलों में आत्माओं की उस दुनिया में दोनों भाई आमने सामने आ जाते हैं। वहां सब कुछ इतना असली लगता है कि दोनों भाई बच्चों की तरह हंसते हुए साथ खेलने लगते हैं। लेकिन अचानक लुवाक का भाई रुक जाता है। उसके मन में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। उसे लगने लगता है कि ये कोई आम खेल नहीं है, बल्कि कुछ अलग है, कुछ गहरा। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आ जाती है कि वो असल दुनिया में नहीं है। जब लुवाक को एहसास होता है कि उसके भाई को सच पता चल गया है, तो वो खुद को रोक नहीं पाता और कह देता है, ये सब मेरी गलती है। स्पाइडर को बचाने की कोशिश में मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। ये सुनते ही लुवाक का भाई उदास हो जाता है। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और लुवाक से बड़े प्यार और समझदारी से कहता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। स्पाइडर को बचाकर तुमने सही काम किया। वो इंसान है। वो आगे कहता है, हम तो ट्री ऑफ सोल्स की मदद से कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पाइडर मर जाता तो तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाते। यहीं पर हमें पेंडोरा की दुनिया का असली मतलब समझ में आता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक जिंदा सिस्टम है जहां हर चीज एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। पेंडोरा में जो भी अवतार मरता है, उसकी आत्मा इसी धरती, इसी पानी और इसी प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। वो कहीं जाती नहीं, वो यही रहती है, हर पेड़, हर सांस और हर धड़कन के साथ। यही है पेंडोरा की असली ताकत, जहां मौत भी दूरी नहीं बनाती, बल्कि रिश्तों को और गहरा कर देती है। सीन कट होता है और अब कहानी फिर से जेक पर आकर रुकती है। अब जेक सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि अपने कबीले का मजबूत और जिम्मेदार लीडर बन चुका है। इस बार जेक समुद्र की गहराइयों में उतरता है, जहां कभी इंसानों की एक विशाल शिप तबाह हो चुकी थी। उसी डूबी हुई शिप के अंदर से जेक बड़ी सावधानी से इंसानों की छोड़ी हुई गन्स, बारूद और खतरनाक एक्सप्लोसिव्स बाहर निकाल रहा होता है। जेक को अच्छी तरह एहसास है कि इंसान इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि दुश्मन एक बार फिर जरूर हमला करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि कबीले के पास जो हथियार है, वो इंसानों की एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर इंसानों जैसे दुश्मन से लड़ना है, तो उनके जैसे हथियार भी चाहिए। यानी इंसानों को हराने के लिए उन्हीं के बनाए हथियारों का सहारा लेना पड़ेगा। जब जेक ये सारे हथियार लेकर अपने कबीले में वापस लौटता है, तो वहां माहौल बिल्कुल बदल जाता है। कबीले के लोग जेक को देखकर खुश होने की बजाय नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंसानों के ये हथियार उनके लिए एक बड़ा खतरा है। कबीले वालों का मानना होता है कि ये गन्स और एक्सप्लोसिव्स अवतार और उनकी धरती को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी दौरान नेत्री सामने आती है। वो कबीले के लोगों को समझाने की कोशिश करती है। नेत्री कहती है कि ये हथियार सिर्फ तबाही के लिए नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए, तो यही हथियार कबीले की रक्षा भी कर सकते हैं। ये हमारे लोगों को आने वाली जंग के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नेत्री एक बड़ा फैसला लेती है। वो इंसानों के एक्सप्लोसिव्स को इस्तेमाल करके कुछ नए खास तरह के तीर बनाती है। ये तीर दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन ताकत में इंसानों के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यानी अब कबीला सिर्फ इंसानों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि उसे और भी एडवांस बना रहा है। यहीं से साफ हो जाता है कि आने वाली जंग सिर्फ ताकत की नहीं होगी, बल्कि समझ, रणनीति और सही फैसलों की जंग होने वाली है। माइल्स को लगता है कि अगर वो फायर क्लैन के लोगों को अपने पक्ष में कर ले,
तो वो बहुत जल्दी जेक सली और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके बाद जेक के क्लैन पर भी उसका कब्जा हो जाएगा। यही वजह है कि इंसान अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि इंसान अपने फौजी सैटेलाइट्स की मदद से स्पाइडर को ढूंढने में लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि स्पाइडर सिर्फ एक साधारण इंसानी लड़का नहीं है, बल्कि वो जेक तक पहुंचने की सबसे बड़ी चाबी हो सकता है। इंसानों का मानना है कि अगर स्पाइडर उनके हाथ लग जाए तो जेक को पकड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि स्पाइडर किसी को धोखा नहीं देना चाहता, वो तो बस सभी को बचाने की कोशिश कर रहा है। स्पाइडर खुद भी इस वक्त अंदर से बहुत डरा हुआ है। उसे लगातार एक अजीब सा डर सताने लगा है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन टैंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसे इस बात का डर है कि अगर उसकी मौत हो गई तो वो बाकी अवतारों की तरह पेंडोरा का हिस्सा भी नहीं बन पाएगा। उसका शरीर पेंडोरा की मिट्टी में घुल तो जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया में कभी जिंदा नहीं रह पाएगी। इसी दौरान कहानी में एक नया और हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आता है। हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े एयर बलून्स के अंदर क्लैन के लोग पेंडोरा में एंट्री करते हैं। ये लोग आसमान में उड़ते हुए पूरे पेंडोरा का चक्कर लगाते हैं। ये हवा में रहते हुए दूसरे क्लैंस से मिलने जाते हैं, उनसे खाना, संसाधन और जरूरी चीजों का आदान प्रदान करते हैं। जब ये एयर बलून्स जेक सली के इलाके के पास पहुंचते हैं तो जेक उनके साथ एक डील करता है। डील ये होती है कि स्पाइडर कुछ समय के लिए एयर क्लैन के साथ रहेगा। जमीन पर रहते हुए स्पाइडर को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन हवा में रहने से उसके जिंदा बचने के चांसेस बढ़ सकते थे। हालांकि स्पाइडर इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। वो पेंडोरा छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में अपने बचे खुचे ऑक्सीजन मास्क के सहारे वो एयर क्लैन के लोगों के साथ आसमान की ओर उड़ जाता है। और यहीं से कहानी एक नए खतरे, नए रिश्तों और आने वाले युद्ध की ओर बढ़ने लगती है। अवतार फायर एंड ऐश 2025 अब सिर्फ जमीन और जंगल की कहानी नहीं रही। अब ये आग, राख और आसमान की जंग बनने वाली है। अब हमें दिखाया जाता है, एक तरफ इंसानों के बेस से होती है, जहां अब भी इंसान सर्की की मदद से पेंडोरा के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। तभी उनकी स्क्रीन पर एक चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। फायर क्लैन के लोगों के पास इस समय स्पाइडर मौजूद था। स्पाइडर को देखकर माइल्स बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसे अपना बेटा जिंदा नजर आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि इंसान कुछ समझ पाते या कोई फैसला लेते, अचानक आसमान में अफरा-तफरी मच जाती है। ऊपर से भयानक और डरावने मॉन्स्टर्स पर सवार कुछ अवतार एयरशिप्स पर हमला कर देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि फायर क्लैन के योद्धा थे, जो किसी के दोस्त नहीं होते। उनकी दुश्मनी हर क्लैन से थी। उनकी लीडर वारंग दिखने में ही इतनी डरावनी थी कि उसकी एक झलक से ही खौफ पैदा हो जाता था। वो आते ही बिना किसी चेतावनी के वाटर क्लैन और इंसानी बेस पर हमला शुरू कर देती है। जैसे ही जेक और नेत्री को इस हमले की खबर मिलती है, वो भी तुरंत एयरशिप्स की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। चारों तरफ जबरदस्त हवाई जंग छिड़ जाती है। जेक बचे हुए वाटर क्लैन के लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। जेक जब एक फायर अवतार पर गोली चलाता है तो गलती से वो गोली इंसानों के एक बलून में लग जाती है, जिससे बलून जलकर गिरने लगता है। उस बलून में मौजूद इंसान किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता है। सभी लोग नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अब एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। स्पाइडर का मास्क उसी जले हुए लोन के अंदर फंस गया था। अगर जल्दी मास्क नहीं मिला तो स्पाइडर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए जेक और उसका परिवार फैसला करता है कि वो दोबारा उसी खतरनाक इलाके में जाएंगे जहां अब भी लड़ाई चल रही थी। वहां फायर क्लैन के लोग कैदियों को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे। उनके बाल पकड़कर भालों से डराया जा रहा था। लोगों को बचाने के लिए जेक की फैमिली फिर से हमला करती है। कई फायर क्लैन के योद्धा मारे जाते हैं और ये लोग किसी तरह वहां से छिपकर निकल जाते हैं। इधर वारंग अपने मरे हुए लोगों की लाशें देखती है।
वो हैरान होती है क्योंकि उनके शरीर पर तीरों के निशान नहीं थे, बल्कि गोलियों के निशान थे। वो इंसानी हथियारों से काफी इंप्रेस हो जाती है और मन ही मन तय कर लेती है कि अब वो वाटर क्लैन का पीछा करेगी। इसी बीच हम देखते हैं कि माइल्स अकेले ही स्पाइडर को बचाने के लिए वहां आता है। वो हालात देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, ये सब किसने किया? उसे बताया जाता है कि ये सब फायर क्लैन का काम है। माइल्स तुरंत कहता है कि उसे मदद चाहिए, क्योंकि स्पाइडर का मास्क कहीं खो गया है और अगर समय रहते मास्क नहीं मिला तो स्पाइडर मर जाएगा। दूसरी तरफ स्पाइडर की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसके मास्क की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी और वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। तभी लुवाक की बहन को अचानक अजीब से विजन आने लगते हैं। वो लुवाक से कहती है कि स्पाइडर को नीचे लिटाओ। फिर वो अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स से जोड़ती है और उसके दिमाग में कोई उसे रास्ता दिखाने लगता है। उसी आवाज पर भरोसा करते हुए वो स्पाइडर को एक खास बीज खिला देती है और तभी एक चमत्कार होता है। स्पाइडर का शरीर धीरे धीरे अवतार बॉडी में बदलने लगता है और अब वो पेंडोरा की दुनिया में बिना मास्क के सांस ले सकता था। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। वो बताती है कि शायद एवा ने उसके दिमाग में ये सब डाला था। सभी लोग खुश होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक फायर क्लैन फिर से हमला कर देता है। वारंग खुद आगे आती है और स्पाइडर को पानी में सांस लेते देख चौंक जाती है। जब बच्चे बताते हैं कि ये सब उनके भगवान की वजह से हुआ है, तो वारंग गुस्से में कहती है, अगर मैं इसका गला काट दूं, तो क्या तुम्हारे भगवान इसे फिर जिंदा कर पाएंगे? वो असल में वाटर क्लैन को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो स्पाइडर को नुकसान पहुंचाती, माइल्स वहां पहुंच जाता है। जेक, नेत्री और बाकी लोग फायर क्लैन से भिड़ जाते हैं, जबकि माइल्स पीछे से वारंग के वाहन को पकड़ लेता है। वारंग माइल्स के दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन माइल्स मानसिक रूप से काफी मजबूत होता है और खुद को उसके असर से आजाद कर लेता है। ये देखकर वारंग उससे इंप्रेस हो जाती है। वो माइल्स से बातें करती है, उसकी गन देखती है और गन चलाना भी सीख जाती है। इसके बाद वारंग और उसका क्लैन जश्न मनाते हैं, क्योंकि वो वाटर क्लैन पर जीत हासिल कर चुकी थी। कई लोग अब उनके कैदी बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नेत्री घायल अवस्था में पड़ी होती है और उसके लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि वारंग अपने लोगों को एक खास तरह की ड्रग देती है, जिससे उसके लोग मदहोश होकर उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं। इन अजीब और डरावनी चीजों को देखकर वाटर लाइन के लोगों को समझ आ जाता है कि यही उनके बच निकलने का सही मौका है। तभी वहां मौजूद एक लड़की अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स से जोड़ देती है। जैसे ही उसका कनेक्शन बनता है, वो पेड़ के जरिए आसपास मौजूद हर एक पौधे से जुड़ जाती है। अगले ही पल जमीन से तेज नुकीले प्लांट स्पाइक्स बाहर निकलते हैं और सीधे फायर लाइन के लोगों पर हमला कर देते हैं। ये हमला इतना अचानक होता है कि फायर लाइन के योद्धा पूरी तरह चौंक जाते हैं। स्पाइक्स उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देते हैं और जब वो दर्द से तड़प रहे होते हैं, उसी मौके का फायदा उठाकर वाटर लाइन के लोग वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइल्स जेक और उसकी पूरी फैमिली के पास पहुंचता है। वो गुस्से और दर्द में जेक से कहता है, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। इस पर जेक साफ शब्दों में जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारी दुनिया में जाना ही नहीं चाहता। वो वहां सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये सब कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये हमारी दुनिया के चमत्कार हैं। माइल्स अपने बेटे को जिंदा देखकर अंदर से खुश होता है, क्योंकि कम से कम यहां वो खुलकर सांस ले पा रहा था। इसी बीच नेत्री भी अपना इलाज पूरा करके अपने क्लैन के पास वापस लौट आती है। उसके साथ गए सभी लोग ये देखकर बेहद खुश हो जाते हैं कि स्पाइडर अब बिना किसी मास्क के पंडोरा की हवा में सांस ले पा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइल्स इंसानों के पास वापस जाता है। उसके मन में अब भी एक ही बात घूम रही होती है, जेक की पूरी फैमिली को खत्म करना और स्पाइडर को अपने कब्जे में लेना।
लेकिन जिन इंसानी साइंटिस्ट के साथ माइल्स जुड़ा हुआ है, उनका मकसद कुछ और ही होता है। वो स्पाइडर को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। इधर स्पाइडर को कुछ अच्छे साइंटिस्ट के पास ले जाया जाता है, जो अवतार्स की मदद से रिसर्च कर रहे होते हैं। जेक एक साइंटिस्ट से पूछता है, क्या स्पाइडर के साथ कुछ अलग हो रहा है? साइंटिस्ट स्कैन करके बताते हैं कि उसकी बॉडी में अवतार से जुड़ी कई चीजें डाली जा चुकी है। अगर अब उसकी बॉडी में जबरदस्ती कोई बदलाव किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि स्पिरिट जेट के पास वो खास जगह भी है, जहाँ तेल के जरिए अवतार्स खुद को अपनी दुनिया से जोड़ते थे। उसी दौरान वो लड़की, जिसमें स्पाइडर जैसे बदलाव हुए थे, खुद हैरान होती है कि वो ये सब कैसे कर पा रही है। हालांकि गॉडेस की तरफ से कोई साफ संकेत नहीं मिल रहा होता, जिससे उसके लोग काफी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार वो बच्चे को सच्चाई बताने का फैसला करते हैं। उसे बताया जाता है कि उसकी मां असल में एक इंसान थी और बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसे बचाने के लिए उसकी आत्मा को एक अवतार की बॉडी में ट्रांसफर किया गया, लेकिन वो कभी पूरी तरह अवतार नहीं बन पाई। इसी अचानक हुए बॉडी चेंज के कारण पता नहीं कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उस लड़की का जन्म हुआ। उसे ये भी बताया जाता है कि उसका कोई पिता नहीं था। इसी वजह से क्लैन के लोगों को लगने लगा कि वो गॉडेस का दिया हुआ तोहफा है, और शायद इसी कारण उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं। ये सब सुनकर लड़की को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन ये जानकर वो अंदर से टूट जाती है कि उसका कोई डैड नहीं है। तभी एक उदास बच्चा उसके पास आता है और कहता है, तुम कभी उदास मत होना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि दो बहुत बड़े वॉर बोट्स उनके क्लैन के पास आते हैं। वो लोग क्लैन से माफी मांगने आए होते हैं, क्योंकि अनजाने में उन्होंने उनके लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी कर दी थी। दुश्मनों की शिप्स पर हमला करके उन्होंने क्लैन के दुश्मन और बढ़ा दिए थे। क्लैन का लीडर फैसला करता है कि जेक और वो मॉन्स्टर कुछ समय के लिए क्लैन से दूर रहेंगे, ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सके। ये सुनकर लुवाक, जो उस मॉन्स्टर के बहुत करीब था, गुस्से में आ जाता है। लेकिन जेक गुस्से में उससे कहता है, सिर्फ तुम और उस मॉन्स्टर की वजह से हमारे क्लैन पर बार बार मुसीबतें आती हैं। ये बात सुनकर लुवाक पूरी तरह टूट जाता है। इधर हम फिर से माइल्स को देखते हैं। उसके दिमाग में अब भी वही जिद है, जेक के क्लैन को खत्म करना और स्पाइडर को हासिल करना। माइल्स जानता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वो जेक के दुश्मनों यानी फायर क्लैन के पास पहुंचता है। वहां वो फायर क्लैन से एक डील करता है कि दोनों अपने अपने फायदे के लिए मिलकर जेक के क्लैन से लड़ेंगे। हमें पता चलता है कि फायर क्लैन को रेन वाटर लाइन के लोगों से नफरत क्यों है। दरअसल फायर क्लैन ने कभी वाटर लाइन से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया था। इसके बाद फायर क्लैन ने आग की ताकत को चुना। फायर ने उनकी सारी मुश्किलें आसान कर दी। तभी से उन्हें लगता है कि सबसे ताकतवर रास्ता फायर ही है। अब उनके पास इतनी शक्ति है कि वो वाटर लाइन के लोगों को आसानी से कुचल सकते हैं। आखिरकार माइल्स और फायर क्लैन ये तय करते हैं कि जेक के क्लैन को खत्म करने के बाद दोनों मिलकर पंडोरा पर राज करेंगे। इसके बाद वो लोग जंग की तैयारी में लग जाते हैं। हाईटेक रोबोट्स, भारी हथियार और एक खतरनाक आर्मी तैयार की जाती है, क्योंकि पेंडोरा पर अब सबसे बड़ी जंग होने वाली है। दूसरी तरफ कहानी हमें पेंडोरा के गहरे पानी के अंदर ले जाती है, जहां स्पाइडर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल शांत और सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। पीछे से कोई स्पाइडर को पकड़ लेता है। इससे पहले कि स्पाइडर कुछ समझ पाता, रैंग वहां आ जाती है और मेंटली स्पाइडर से कनेक्ट कर लेती है। वो उसकी सोच, उसकी यादों और उसके डर तक पहुंच जाती है। रैंग स्पाइडर को अपने साथ वहां से ले जाती है। यह सब कुछ स्पाइडर के दोस्त चुपचाप देख लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। कुछ ही देर बाद हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फायर लाइन के लोग बड़े बड़े इंसानी शिप्स के साथ वाटर क्लैन पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं।
चारों तरफ युद्ध का माहौल बन जाता है। इस सब को देखकर जेक घबरा जाता है। वो इंसानों से साफ कह देता है कि वो यहाँ किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता। जेक कहता है, अगर तुम्हें मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन मेरे लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। ये बात माइल्स को भी बुरी नहीं लगती। वो जेक को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते जेक एक और शर्त रख देता है, अगर तुम मुझे ले जाओगे तो मेरे कबीले पर पीछे से हमला नहीं करोगे। कुछ सोचने के बाद इंसान इस शर्त को भी मान लेते हैं और जेक को अपने साथ इंसानी बेस में ले जाते हैं। इंसानी कबीले में जेक को किसी कैदी की तरह घुमाया जा रहा होता है। रास्ते में बहुत सारे इंसान उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं, जैसे वो कोई अजूबा हो। इसी बीच नेत्री भी वहां पहुंचती है, लेकिन यह सब देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होती। वो गुस्से में कहती है, तुम लोग रैंग को यहां क्यों लेकर आए हो? तभी कर्नल क्वारिच कहता है, आज अगर हमारे पास स्पाइडर जिंदा है और हमारी योजना काम कर रही है तो ये सब सिर्फ रैंग की वजह से ही संभव हुआ है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि इंसान स्पाइडर पर भयानक एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, ये जानना कि स्पाइडर पेंडोरा पर बिना किसी मांस के सांस कैसे ले पा रहा है। दूसरी तरफ कहानी फिर से पेंडोरा की ओर लौटती है। यहाँ लुवाक अपने दोस्त पाइकन वाटर मॉन्स्टर को पानी में ढूंढ रहा होता है। वो अपनी दुनिया और अपने कबीले को बचाने के लिए हर खतरा उठाने को तैयार है, लेकिन तभी पानी के अंदर उस पर खून खाने वाली खतरनाक मछलियां हमला कर देती है। लुवाक की जान खतरे में पड़ जाती है। तभी ऐन वक्त पर उसके दोस्त पहुंच जाते हैं और उसे उन मछलियों से बचा लेते हैं। लुवाक हार मानने वालों में से नहीं होता। वो दोबारा अपना सफर शुरू करता है और आखिरकार पाइकन से मिल ही जाता है। यहाँ उसे एक दर्दनाक सच्चाई पता चलती है। पाइकन के भाई पर भी इंसानों ने हमला किया था। उस हमले की वजह से वो भयानक दर्द में था और उसकी पूरी बॉडी में अब भी इंसानों के हथियार फंसे हुए थे। इसके बाद हमें इंसानों के एक और गुट के बारे में दिखाया जाता है, जो वाटर क्लैन पर हमला करके उनकी शक्ति को अपने अंदर लेना चाहते हैं। उनका मकसद खुद को अमर बनाना होता है, ऐसा बनाना कि उन्हें कभी कोई हरा ही ना सके। लेकिन इसी इंसानी गुट में एक साइंटिस्ट ऐसा भी होता है जिसे ये सब बिल्कुल गलत लगता है। वो खुलकर कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो समझाता है कि वाटर क्लैन के लोग सिर्फ जीव नहीं हैं, बल्कि पेंडोरा की सबसे बुद्धिमान रचनाओं में से एक है। ये लोग सोच सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए हमें इन्हें कुचलने का कोई हक नहीं है। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां आग, राख, पानी और आत्मा सब एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं और पेंडोरा का भविष्य अब एक बहुत बड़े फैसले पर टिका होता है। दूसरी तरफ कहानी में हमें नेत्री दिखाई जाती है, जो जैक और स्पाइडर को बचाने के लिए इंसानों की बेस के बाहर आ चुकी है। वहीं दूसरी ओर स्पाइडर भी खुद को एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट से बचाते हुए किसी तरह बाहर निकल आता है। सीसीटीवी कैमरों में गार्ड जो स्पाइडर को देख लेते हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं करते। वजह यह थी कि साइंटिस्ट ने सख्त मना किया था, क्योंकि स्पाइडर पर अभी कई और एक्सपेरिमेंट्स किए जाने बाकी थे। इसी बीच हमें पता चलता है कि नेत्री पहले ही जैक को बीच रास्ते से बचा चुकी थी। अब नेत्री, जैक और स्पाइडर तीनों सुरक्षित होकर अपने क्लान में वापस लौट आते हैं। यहां नेत्री से कोई कहता है कि तुम बिल्कुल सही कहती थी, इंसान स्पाइडर को जिंदा छोड़कर उसकी जिंदगी नर्क बना देंगे। हमें उसे पहले ही मार देना चाहिए था। वो आगे कहता है, अब भी देर नहीं हुई है। मैं स्पाइडर को मारकर उसे इंसानों की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर सकता हूं। उसका मानना था कि अगर इंसानों को यह पता चल गया कि पेंडोरा पर सांस कैसे ली जाती है, तो वो बिना रुके सभी अवतार्स को मार डालेंगे और पेंडोरा पर कब्जा कर लेंगे। जैसे उन्होंने धरती को बर्बाद किया, वैसे ही पेंडोरा को भी राख में बदल देंगे। लेकिन जब जैक स्पाइडर को मारने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सीने में अब एक योद्धा नहीं, बल्कि एक पिता का दिल धड़क रहा था। स्पाइडर को उसने अपने बच्चों की तरह पाला था।
हालांकि खतरा अब भी टला नहीं था। उन्हें पता था कि इंसान किसी भी वक्त स्पाइडर को वापस लेने आ सकते हैं। अकेले इंसानों से लड़ना मुमकिन नहीं था, इसलिए जैक मदद मांगने के लिए एयर क्लान के पास जाता है। वो उन्हें समझाता है कि इंसान पेंडोरा पर हमला करके इसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। शुरुआत में एयर क्लान मान तो जाता है, लेकिन जैक को फिर भी लगता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। इसलिए जैक पेंडोरा के सभी मॉन्स्टर से मदद लेने का फैसला करता है। लेकिन मोस्ट रेस इस वक्त जंग नहीं चाहती थी और लड़ाई से इनकार कर देती है। तभी माया सामने आता है अपने घायल भाई के साथ, जिस पर इंसानों ने हमला किया था। माया मोस्ट रेस को समझाता है, अगर आज हमने इनका साथ नहीं दिया तो कल इंसान हमें भी मार डालेंगे। आखिरकार मोस्ट रेस भी इस जंग में शामिल हो जाती है। कुछ ही देर में इंसान अपने विशाल शिप्स और एयरक्राफ्ट्स लेकर पेंडोरा पर हमला कर देते हैं। पानी के भीतर थर्ड सी अवतार्स पर हमला होने लगता है। आसमान में एयर क्लान इंसानों से भिड़ जाता है। लड़ाई जबरदस्त होती है, लेकिन इंसानों के एडवांस हथियार भारी पड़ रहे थे। माहौल बेहद भयानक हो जाता है। तभी पेंडोरा के मॉन्स्टर्स मदद के लिए पहुंचते हैं और इंसानों के बड़े बड़े शिप्स पानी में डुबोने लगते हैं। कुछ देर के लिए लगता है कि अवतार जीत जाएंगे, लेकिन तभी माइल्स गद्दारी कर देता है। वो उन लोगों को भी इस लड़ाई में घसीट लाता है जो अब अवतार से ही लड़ने लगते हैं। इससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। इधर नेत्री, जो पहले भी गॉड से मदद मांग चुकी थी, एक बार फिर पानी के नीचे जाकर ट्री ऑफ सोल से कनेक्ट करती है। स्पाइडर भी उसके पीछे जाता है। दोनों ट्री ऑफ सोल से जुड़कर गॉड से बात करने की कोशिश करते हैं और हमें पहली बार गॉडेस की झलक दिखाई जाती है। इसी दौरान जंग में बहुत ज्यादा तबाही हो रही थी। एक जगह नेत्री एक प्रेग्नेंट अवतार महिला को देखती है। नेत्री की मदद से एक बेटी का जन्म होता है, लेकिन बच्ची को जन्म देने के बाद वो अवतार मर जाती है। मरने से पहले वो नेत्री से कहती है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। उधर माइल्स और उसका पूरा ग्रुप नेत्री को पकड़ लेता है। नेत्री को बचाने के लिए स्पाइडर सामने आता है और कहता है, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे ले लो, लेकिन नेत्री को छोड़ दो। बातों बातों में स्पाइडर चालाकी से हमला कर देता है और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक अपने ड्रैगन पर सवार होकर जंग में कूद पड़ता है। लड़ाई बेहद इंटेंस हो जाती है। इसी दौरान स्पाइडर नीचे आग की तरफ गिरने वाला होता है। स्पाइडर को गिरता देख जैक और माइल्स दोनों तड़प जाते हैं, क्योंकि स्पाइडर का असली पिता माइल्स था, लेकिन उसे पालने वाला जैक था। दोनों मिलकर स्पाइडर को बचा लेते हैं। अब सारे अवतार माइल्स को घेर लेते हैं। नेत्री उसे मारना चाहती थी, क्योंकि वो अवतार बनकर भी इंसानों के साथ गद्दारी कर रहा था। इस वक्त माइल्स को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। किसी के हाथों मरने से पहले वो खुद आग में छलांग लगा देता है और अपनी जान दे देता है। इसके बाद सभी मॉन्स्टर्स मिलकर इंसानों पर आखिरी हमला करते हैं। ज्यादातर इंसान मारे जाते हैं और जो बचते हैं वो पेंडोरा से भाग जाते हैं। इस तरह अवतार अपनी दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब पेंडोरा पर शांति लौट आती है और सभी खुलकर आजादी से जीने लगते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सभी अवतार ट्री ऑफ सोल से जुड़े हुए हैं। इसी ट्री ऑफ सोल्स के जरिए वो अपनी मरी हुई फैमिली, अपनी माँ और बाकी अवतार से दोबारा मिल पाते हैं। सभी एक साथ खुश हैं और इसी भावुक पल के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है, जब लालच हद पार कर जाए तो पूरी दुनिया जल सकती है। परिवार खून से नहीं, बलिदान और प्यार से बनता है। अगर इंसान प्रकृति से सीखना नहीं छोड़ेगा तो हर पेंडोरा एक दिन धरती बन जाएगा।